फ्यूजन में हमें जो है न्यूक्लियस को मिलाना है। अब न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। कि हम रखते हैं 2 फिजन बॉम्ब्स या फिर एक फिजन बॉम्ब और उसी को इग्नाइट करते हैं, उसी की एनर्जी से फिर हम फ्यूजन करवाते हैं। सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट ये बता रहे थे कि फ्यूजन सस्टेन करने के लिए हमारे पास अर्थ पे वो प्रेशर नहीं है। अगर 78% बेरिलियम होता या लिथियम होता तो शायद जो फ्यूजन के बाद टेम्परेचर क्रिएट होता है वो शायद लिथियम को फ्यूज कर देता। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। ये जो सीरीज चल रही है ये एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में चल रही है। तो इस सीरीज का आज ये तीसरी वीडियो है। तो हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। अब डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाली है। तो सबसे पहले ये वीडियो क्या कवर करेगी, एक रफ आइडिया विद इन फ्यू सेकेंड्स। हमारे डॉक्टर साहब, आप सबके प्यारे डॉक्टर साहब, म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। आज हमारे साथ काफ़ी दिनों बाद हमारे डियर फ्रेंड रूपल लाउत्रे हमारे साथ बैठे हुए हैं। हालांकि कुछ बोलेंगे नहीं, काफ़ी थक गए हैं आज। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। एनीवेज, सो वेलकम बैक। पिछली 2 वीडियोस में हमने कवर किया कि कैसे हमने धीरे धीरे मैटर को समझा और कैसे बात धीरे धीरे करके न्यूक्लियर फिजन पर पहुंची और कैसे उसको वेपनाइज किया गया। खैर, आज हम बात करेंगे एक और टाइप ऑफ न्यूक्लियर वेपन की जो एक दूसरे प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। खैर, अब जब हमने सब टॉपिक्स कवर कर ही लिए हैं, इसके पहले कि हम और डेप्थ में जाएं, ज़रूरी है थोड़े से बेसिक्स वापस रिवाइज कर लेना। यहाँ पर एक्सपर्ट हमारे साथ पहले से ही बैठे हैं, सूफियान आलम, प्लीज टेक देम इनटू अनदर डीप डाइव। सो फिजन एक आराम से समझते हैं कि फिजन जो है ना, देखिए मैं आपको समझाया था कि कई न्यूक्लियस ऐसे होते हैं हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, इसलिए आयरन की तरफ जाते हैं मोस्टली। तो स्टेबिलिटी के लिए मतलब क्या है कि वो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ग्राफ भी बताया था, तो फिजन मतलब न्यूक्लियस टूट के स्टेबल होगा। अब जो वो टूटेगा तो ओवरऑल जो नए डॉटर एलिमेंट बने हैं उनका मास पहले जो है एलिमेंट उससे कम होगा। अब मास कम होने का मतलब क्या है? देखिए, मास और एनर्जी एक ही है। बस मैंने एक रील में भी एक डायलॉग बोला था कि मास ने क्या कर रखा है, एनर्जी का चोला पहन रखा है, मतलब एनर्जी को छुपा दिया है मास के फॉर्म में हमने। तो जैसे ही मेरा ओवरऑल मास कम हो गया, इसका मतलब एनर्जी निकल गई। तो फ्यूजन से भी एनर्जी निकल गई। सेम फ्यूजन पे जाता है कि जब 2 छोटे एलिमेंट मिलते हैं, वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। आयरन से पहले जितने भी एलिमेंट है वो सब आयरन तक जाएंगे, वो सब फ्यूज करेंगे एनर्जी निकाल के। और आयरन के बाद जितने भी एलिमेंट्स है वो सब एनर्जी रिलीज करेंगे फ्यूजन करके, टूट के। तो फ्यूजन से भी हमें वैसी एनर्जी मिलती है। जब हम फ्यूज करते हैं एलिमेंट्स को, क्या नाम है, न्यूक्लियस को फ्यूज करते हैं, तो उनका ओवरऑल जो नया मास आता है वो पिछले वाले से कम होता है। अब होता क्या है कि यूनिवर्स में हमारे जो फिजन वाले एलिमेंट है वो सब अनस्टेबल ही है, लेकिन फिजन करने के लिए हमें हल्का सा ट्रिगर देना पड़ता है, छेड़ना पड़ता है कि भाई छेड़ दिया और दे लड़ाई चालू, इस टाइप से मान लीजिए। तो दूसरी बात ये समझिएगा कि फिजन के लिए जो हमें न्यूक्लियस पे जो हम न्यूट्रॉन मारते हैं, जैसे यूरेनियम की बात हमने कही थी, न्यूट्रॉन मारते हैं उसकी ज़्यादा स्पीड हमें चाहिए नहीं। बस क्या, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है, तो वो जाएगा न्यूक्लियस से टकराएगा। न्यूक्लियस में जाके वो जैसे टकराया, एक मिनिमम अमाउंट का एक स्पीड होनी चाहिए, उससे टकराएगा। अब वो एलिमेंट ऑलरेडी अनस्टेबल था, न्यूट्रॉन आया, अब वो देखिएगा मेरे पास चांसेस है, वो ट्रिगर हो जाएगा कि यार अनस्टेबल तो पहले से था। जैसे ही न्यूट्रॉन ने उसको एक्साइट दोबारा किया तो कह रहा मैं चांसेस है कि अब मैं अगर टूट जाऊं तो एक स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता हूं। तो किसी भी फिजन को चालू करने के लिए हम अगर न्यूट्रॉन से मार दें तो स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए क्या करेगा, वो टूट जाए। ठीक है। तो यूरेनियम की बात हमने लास्ट वीडियो में की थी कि टूटने के बाद अप्रोक्सीमेटली 2.5 एवरेज न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, मतलब कि चेन रिएक्शन चालू हो सकती है। 3 निकलते, वो अंकित साहब ने समझा दिया था। तो चेन रिएक्शन मतलब अभी 1 न्यूट्रॉन लगा, 3 नहीं निकल गए, अब 3 पे जाकर टकराएंगे, अब 9 3 कितने हो जाएंगे, 9 निकल जाएंगे। तो ऐसे चलता रहेगा, एक्सपोनेंशियली जो है पावर बढ़ते जाएगी। तो ये चेन रिएक्शन हो गया। अब मुद्दा आता है फ्यूजन के साथ। फ्यूजन में दिक्कत क्या आ रही है? सबसे बड़ी बात, फ्यूजन में हमें जो है न्यूक्लियस को मिलाना है। अब न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। अब देखिए कैसे काम करता है संसार। पॉजिटिव रिपेल करते रहेंगे एक हद तक, हमेशा पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव को रिपेल करता है। हम 2 पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं, रिपेल कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद, एक डिस्टेंस के बाद, एक लिमिट के बाद अट्रैक्शन फोर्स आ जाती है। तो जो हमें वो अट्रैक्शन फोर्स उस रिपल्शन को बैलेंस आउट क्या उससे ज़्यादा निकल जाती है और वो फिर जुड़ जाता है। लेकिन उस हद तक पहुंचाने के लिए हमें न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा स्पीड देनी होगी, और स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली मेजर ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देना होगा, फिर प्रेशर देना होगा। प्रेशर क्यों देना होगा? कि हम उसको चेम्बराइज कर देंगे,
उन सारे एलिमेंट को एक स्पेसिफिक जगह पर, बहुत सारे एलिमेंट को सोच के देखिए। अभी हम लोग 4 लोग बैठे हैं इस टेबल पर, अभी हम बात कर रहे हैं। अब इस सेम स्पेस पे अगर मैं 20 लोग बैठा दूं इसी में, कितने, अब हमारे पास जगह नहीं जाने की, तो प्रेशर आ गया है, वेलोसिटीज आ गई है, तो चांसेस ज्यादा हैं कि जैसे ही हम उस लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं न्यूक्लियस में। तो फ्यूजन के लिए भी हमें क्या देनी पड़ेगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो किस फॉर्म में आ रही है, टेम्परेचर और प्रेशर के फॉर्म में आ रही है। तो जैसे ही हम उसको क्रॉस करेंगे, जो हर स्टार में होता है, स्टार कैसे काम करते हैं बेसिकली, स्टार में क्या है, जैसे हमारा सन है, बहुत ज्यादा मास, मास मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स मतलब सबको पकड़ के रख लिया, चेम्बराइज कर दिया। एक टेबल पे उसने 20 लोग बिठा दिए, 20 नहीं, बहुत एग्जाम्पल, उस एक टेबल पे हजारों लोग बिठा दिए। हमारे पास प्रेशर आ गया, टेम्परेचर भी है, अब क्या है, इनके पास जगह नहीं है, अब मिलेंगे, पट पट करके हम लोग मिलेंगे, वहां पे न्यूक्लियस फ्यूजन होगा और एनर्जी निकलेगी। ऐसे हमारा सन काम कर रहा है। हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनना है, इवेंचुअली बड़े बड़े स्टार पे जाओगे तो हीलियम जाएगा, कार्बन बनेगा, फिर जाके इवेंचुअली आयरन बनेगा। मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि एक पॉइंट के बाद मतलब कि 1.4 ऑफ मास ऑफ सन बन जाएगा अगर कोर उसका आयरन का, तो कोलैप्स करके सुपरनोवा कर देता है। ये टाइप 2 ऑफ सुपरनोवा कहलाता है ये। तो ये सब कहानी थी इसकी। सेम इस चीज को अगर हम देखें तो हमारे पास दिखता है जुपिटर प्लेनेट, जिसको हम कहते हैं फेल्ड स्टार, माना जाता है ऐसा। रीजन क्या है, जैसे जुपिटर के पास भी 90% अराउंड हाइड्रोजन है, सन के पास भी उतनी है, तो सन जैसा तो कंडीशन है उसके पास, लेकिन प्रेशर नहीं है यार उसके पास। तो क्योंकि एलिमेंट है उसके पास सन वाले, अगर प्रेशर होता तो हमारे आसमान में हमें 2 सन दिख जाते, लेकिन वो बन नहीं पाया उतनी प्रेशर कंडीशन की वजह से। प्रेशर कंडीशन अगर अच्छी होती तो वो हाइड्रोजन को फ्यूज करवा देता, हीलियम बनाता और बन जाता वो एक नया सितारा। इसलिए वो फेल्ड स्टार है। जैसे कि हम लोग एक्टिंग करियर बनाना है तो वी आर ऑल फील्ड स्टार्स। पर्सनल होते यार तुम हर बार। अरे यार मुद्दा लगता है कभी कभी। एनीवेज, तो ये सब कहानी थी कि फ्यूजन के लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है, फ्यूजन के लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है। फ्यूजन सेल्फ सस्टेन कर सकता है, इसके बाद जो सारी डिटेलिंग होगी अंकित साहब आपको बता ही देंगे। तो फ्यूजन सेल्फ सस्टेन कर सकता है क्योंकि रिएक्शन चालू हो जाएगी, मतलब कि क्या नाम है, चेन रिएक्शन चालू हो जाएगी। फ्यूजन के लिए हमें कंटिन्यूस वो एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ता है। उसी एनवायरनमेंट को बना के हमारे सितारे जल रहे हैं और हम तो खैर सितारे बन नहीं पा रहे। एनीवेज, ये सब कहानी थी इनिशियली फ्यूजन और फिजन कैसे काम कर रहा है। अब आते हैं कहानी के ऊपर, जिसका डिपार्टमेंट हमारे डॉक्टर साहब संभालते हैं। डॉक्टर साहब कहानियां बताओ थोड़ी यार, क्या चल रहा है। सो फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ स्टोरीज व्योम रिछारिया इज बैक। तो क्या हुआ था, देखिए खेल पूरा एनर्जी का है। हमने कई वीडियोस पहले जब हम एनर्जी की ही बात कर रहे थे, हमने बात की थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन इसलिए कहा गया उसको कि पूरी दुनिया में किस तरह दुनिया चलेगी वो बदल गई थी। अब इंडस्ट्रीज आ गई हैं तो एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। जब एनर्जी की डिमांड बढ़ने लगी तो हम देखने लगे कि यार क्या क्या सोर्सेज हैं जहां से हम कम इन्वेस्टमेंट डालकर ज्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, तो पहले तो हम खैर वाटर स्ट्रीम पर ही थे, धीरे धीरे फिर हमने इसी चक्कर में फ्यूल डिस्कवर किया, ऑयल डिस्कवर किया, साथ ही साथ और भी सोर्सेज हम ढूंढ रहे थे। तो कुछ साइंटिस्ट ने ये दिमाग लगाया कि यार ये जो चमकता है आसमान में दिन दिन भर, है ना, खाल जला देता है ज्यादा देर बाहर रहो तो, ये पता नहीं कितने साल से इसी स्टेट में। जैसे मैं भी टैन हो गया हूँ, काला नहीं हूँ मैं। मैं पर्सनली होता है, आप होते हो। तो उन्होंने कहा कि यार इसके पास तो ये इस कदर की एनर्जी कैसे ला पाए, है ना। तो खैर 1800s की बात है। उन्होंने कहा कि यार हम केमिकल रिएक्शन तो समझ ही गए। फिर उन्होंने थोड़ा अनुमान लगाया कि यार केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है सन पे किसी फॉर्म का, इतना सस्टेन तो नहीं करेगा, है ना, इतने सालों तक सस्टेन नहीं करेगा, कुछ तो गड़बड़ है। खैर फिर सबसे बड़ा जो साइंस में रिसेंट हिस्ट्री में जो धमाका हुआ है वो था आइंस्टाइन का आना। यार क्या बात है, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आना। एंड उन्होंने कहा था कि मास और एनर्जी के बीच एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। नहीं, कोरिलेशन नहीं, सिंपल शब्द में मास और एनर्जी एक ही है। कोरिलेशन कोई नहीं है, कोरिलेशन नहीं, वही है, एक ही है। हाँ। चलो मैं कहानी बताता हूँ। तो एक ही है। अब आइंस्टाइन को आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा। आइंस्टाइन वाज अ जर्मन साइंटिस्ट हु लेटर केम टू अमेरिका। उन्होंने अपना पेपर भी पब्लिश किया था जर्मन में, लेकिन उस टाइम पे प्रेडोमिनेंट लैंग्वेज साइंटिफिक वर्ल्ड में भी इंग्लिश ही थी, क्योंकि ज्यादातर लोग उस वेस्ट वर्ल्ड में इंग्लिश बोलते थे। तो
इंग्लिश वर्ल्ड में उनके आइडियाज को चैंपियन करने वाले एक बहुत बड़े महाशय थे जिनका नाम था आर्थर एडिंगटन। अगर आपको स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का वीडियो याद होगा तो उसमें हमने आर्थर एडिंगटन की बात की थी, जहां हमने बताया था कि ही वॉज द पर्सन जिन्होंने ऑब्जर्व करके ये बताया था कि हाँ स्पेस टाइम कर्व्ड है। जो एक स्टार सन के पीछे होना था एक्लिप्स के टाइम पे, उसकी लाइट जब देखी गई तो कर्व होके आ रही थी। तो वो खाली आइंस्टाइन के चैंपियन नहीं थे, वो सच में आइंस्टाइन की बहुत इज्जत करते थे और वो वन ऑफ मतलब उस जमाने के वन ऑफ द लीडिंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे वो। तो उन्होंने एक ऐसी थियोराइज किया था। अभी ये बात है 1920s की। अगर आपको पहला वीडियो याद होगा तो उसमें हमने बात की थी कि अब तक हम ये समझ गए थे कि एटम का बेसिक स्ट्रक्चर एज पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड क्या था, है ना। तो हमें कुछ एलिमेंट्स भी पता थे, उनके मास भी पता थे। तो उन्होंने कहा कि यार क्या हो अगर हम मान लें कि सन बना है हाइड्रोजन से, है ना, और वहां पर ये फ्यूज हो रहा है। अब 4 हाइड्रोजन एटम्स का जो मास होता है वो 2 हीलियम एटम से कम रहता है। कितना? एक बनता है। हाँ। 4 मिलके एक बनाते हैं। तो 4 मिलके जो वो एक बनाते हैं, उनका जो मास है वो एक्चुअली हीलियम से ज्यादा रहता है। सो दैट मींस मास इज बीइंग लॉस्ट, और ये जो मास लॉस हो रहा है ये मैसिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी में निकल के आ रहा है। बट ये खाली थियरी थी। फिर 1925 में एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एक्चुअली हमारा सन जो है सच में 74% हाइड्रोजन है, 24% हीलियम है, और बाकी ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं। तो फिर आर्थर एडिंगटन को काफी क्रेडिट मिलने लगा कि भाई इन्होंने थियराइज किया था, बड़ी अच्छी बात है। फिर अभी तक हमारे पास ये एविडेंस नहीं था, या फिर हम सेंस नहीं बना पा रहे थे कि कैसे फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, कैसे एनर्जी निकल रही है। तो एक फिर 1938 में अराउंड द सेम टाइम जब हमने फिजन फिगर आउट किया था, उसी वक्त एक बीथ करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर नहीं या फिर अच्छे से मैथमेटिकली समझाया कि किस तरह से फ्यूजन रिएक्शन सन पे हो रहा है। एंड अगेन उस टाइम पे हम उतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे, उतने टूल्स नहीं थे हमारे पास, बट ऑन पेपर दिस मेड कंप्लीट सेंस। अब 1938 हो गया, ये सब हो गया, वॉर टाइम चल रहा है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट हो गया शुरू, एंड बीथ अलोंग विद ओपेनहाइमर वाज वर्किंग ऑन द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, है ना। तो हमने जब वो लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, उन्होंने ये देखा कि यार देखो हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है, हमें ये समझ आ रहा है कि हम एक फिजन बॉम्ब तो बना सकते हैं, है ना। सो फार जितने हमने कैलकुलेशंस किए हैं ये एक पॉसिबिलिटी लग रही है। मगर एक इंसान थे जो कह रहे थे यार जब हमें पता है कि फ्यूजन जो है उससे ज्यादा एनर्जी निकल रही है, तो व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम, हम सीधा एक फ्यूजन बॉम्ब बनाते हैं, हम धरती पे सीधा सूरज लाते हैं। यस लाओ। इंडीड। तो दैट मैन वाज एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने कहा कि व्हाई डोंट वी जस्ट मेक अ फ्यूजन बॉम्ब, है ना। मगर इसको बनाए कैसे? देखिए अभी तक एक्सपेरिमेंटली हमारे पास ना तो एक बॉम्ब था, ना हम एक फिजन रिएक्शन सक्सेसफुली कर पाए थे सेल्फ सस्टेन्ड। तो क्या करो, पहले मैथ्स रखो, है ना, पहले उसकी थियोरी रखो। तो जब उन्होंने थियराइज किया, उनके पास एक काफी अच्छा आइडिया था। उन्होंने कहा था हम एक ऐसा काम करते हैं कि हम रखते हैं 2 फिजन बॉम्ब्स या फिर एक फिजन बॉम्ब, और उसी को इग्नाइट करते हैं, उसी की एनर्जी से फिर हम फ्यूजन करवाते हैं। मगर इसमें आ रही थी कुछ दिक्कतें। खाली एडवर्ड टेलर ही नहीं थे वहां पर, ओपेनहाइमर भी थे, बाद में नील्स बोर भी आए, बीथ भी थे। दीज वर ऑल वेरी सीनियर साइंटिस्ट। उन्होंने कहा देखो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, मगर अभी तक हम थियोरेटिकली भी इसे अच्छी तरह सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और टाइम टिक किए जा रहा है ना। हमें नहीं पता जर्मनी क्या कर रहा है, हाइजेनबर्ग और उनकी जो टीम है वो क्या कर रही है। अगर फिजन बॉम्ब की पॉसिबिलिटी है, फिजन बॉम्ब पे काम करो, इसका हम देखते हैं। खैर ये बात फिर ये अराउंड 1942 की बात है। फिर इस बात को वहीं के वहीं खत्म कर दिया गया। अब आते हैं हम 1945 पे, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब्स फोड़े गए थे। तो अब एकदम से हम एक नई दुनिया में आ गए थे, क्योंकि हमने टेस्ट जरूर किया था, हम इतना जान गए थे कि इसकी क्या पावर है, मगर जब हमने पूरे की पूरी ह्यूमन रेस ने जब एक रियल एग्जाम्पल देखा कि ये कितना डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, वेपोराइज कर सकता है, वेपराइज कर, मतलब ये प्रिडिक्ट किया था, मगर इसको सच में होते हुए देखना, और फिर जो भी सफरिंग्स थी लोगों की, इन सब को देखने के बाद पूरी दुनिया थोड़ी सी डिवाइड हो गई थी। लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि यार हमने ये
किया क्या है। हम्म, और देखिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है ना वो एक्चुअली एक साइंटिफिक अचीवमेंट इसलिए है हम्म, क्योंकि मैटर को समझने से लेकर फिजन तक हम्म, हमें लगभग 50 साल लगे। हम्म, फिजन से एटम बॉम्ब तक हम्म, हमें 7 साल लगे। हम्म, ये इतनी तेजी से काम हुआ था ये, और इतना सच में बहुत स्पेशल अचीवमेंट था। लेकिन हम कॉन्सिक्वेंसेस को ना हम समझ पाए, और देखने के बाद काफी लोग बहुत बौखला गए थे। तो 1945 के बाद अब पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा सा समझते हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो ये है कि अमेरिका के पास है एटम बम, अमेरिका को किसी से कोई खतरा नहीं है, और अमेरिका चाह रहा था कि वो वर्ल्ड लीडर बने। साथ ही साथ रशिया भी वन ऑफ द सुपर पावर्स उभर के आई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। रशिया के पास एटम बम के जवाब में कुछ था नहीं। अमेरिका ने कहा छोड़ो, क्यों पढ़ना इस सब झंझट में, हमारे पास एटम बम है। वो कहाँ मैनहट्टन प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। 7 मतलब हमने 50 साल के काम को 7 साल में कर दिया, इनको 20 साल लगेंगे शायद, तब तक हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। फिर होता है 1949, रशिया ने बिना, बाय द वे टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके अलावा और किसी को भी नहीं पता था कि ये बॉम्ब कैसे बनाया गया, मगर रशिया फिगर्ड इट आउट एंड 1949 में रशिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एटम बॉम्ब टेस्ट। अब रूपल भाई, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है? मेरे पास या फिर चलो आपके पास है ना एक स्पेशल टाइप की गन आ गई है जिसके पास मेरे पास कोई जवाब नहीं है ना? अब अगर आप मेरे से लड़ने से डरोगे फिर? बिल्कुल नहीं। अब मेरे पास भी एक ऐसी गन आ गई है, तो आप क्या करोगे? पैनिक पैनिक कर गया अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि यार ये तो हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, अब क्या करें, है ना? तो पॉलिटिकल सिनेरियो हो गया बहुत तगड़े, उसमें चेंज पूरी तरह से कि यार अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अब हमारे पास मोनोपोली नहीं है एटम बम की, है ना? तो कई लोगों ने बहुत पुश किया कि यार ये हाइड्रोजन बम बनाओ ना, एडवर्ड टेलर को बोलो कुछ करे। लेकिन द मैन हु लेड द मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाज आल्सो लीडिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट हाइड्रोजन बम along with many other scientists। कई लोग ये कह रहे थे कि ये व्यर्थ है, ठीक है, हमने जो ये डिस्ट्रक्शन कॉज किया है, हम क्या पूरी दुनिया को तबाह करने पे तुल जाएंगे अब? मगर पॉलिटिक्स ने अपना खेल खेला। 1950 में प्रेसिडेंट ने कहा कि अब आप खाली हाइड्रोजन बम नहीं बनाओगे, इसके लिए अब आप एक क्रैश प्रोग्राम जारी कीजिए, जल्दी बनाइए। तो 1951 में एडवर्ड टेलर को मिला एक ब्रेक थ्रू, उन्होंने कुछ थियराइज किए कॉन्सेप्ट जिससे एक वर्केबल हाइड्रोजन बम बन सकता था। और 1952 में 1 नवंबर 1952 को आया द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन बम टेस्ट, जिसका नाम था आईवी माइक मेरे ख्याल से। अब फ्यूजन बॉम्ब कैसे काम करता है वो हमारे स्लो टॉकर अंकित साहब समझाएंगे। लेकिन उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एडवर्ड टेलर की बात आपने कर दी, मुझे याद आ गया, आपको भी बता दूं, मैं रील में भी बताया था कि एडवर्ड टेलर वही थे जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान उनको लगा कि यार अगर हमने एटॉमिक बम फोड़ा तो शायद एटमॉस्फेयर में आग लग जाएगी। तो मैं आपको अभी जो थोड़ी देर पहले मैं फ्यूजन समझाया था उसके हिसाब से हल्का समझा देता हूँ कि देखिए सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट ये बताए थे कि फ्यूजन सस्टेन करने के लिए हमारे पास अर्थ पे वो प्रेशर नहीं है, और प्रेशर नहीं है इसका मतलब आप टेम्परेचर दे दोगे सन के कोर जितना, लेकिन इतना प्रेशर नहीं है। अभी भी टेबल पे 40 लोग बैठेंगे, चाहे टेम्परेचर कितना ही दे दो, तो जगह है उनके पास जाने की, और कभी भी नाइट्रोजन फ्यूज नहीं करेगा, ऑक्सीजन फ्यूज नहीं करेगा, और ये चेन रिएक्शन बन के अपने हमारी अर्थ के हवा में आग नहीं लगा सकता। यस। और इसी के अराउंड मैंने जब रील में एक डायलॉग भी लिखवाया था, जब ओपनहाइमर और एडिंगटन में टेलर में जब लड़ाई होती है, सोकल में जो दिखाया था उसमें ये मैंने शो किया था कि ओपनहाइमर बोलता है कि यार तुम क्यों बच्चे के हाथ में बंदूक दे रहे हो। तो वो मैं उसके लिए डायलॉग लिखा था कि तुमने चालू किया था ये सब, तो तुम तो पहले ही बंदूक दे चुके हो, मैं बस उसमें गोलियां भर रहा हूँ। एनीवेज अब आते हैं हमारे अंकित साहब म्यूजिक यार। तो खैर अंकित जो है आराम से पहले माइक लगाएंगे, फिर माहौल सेट करेंगे, वाइब लाएंगे, और फिर एक मिनट धन अपने स्टाइल में बताएंगे। चलो यहीं पे माइक रख के बोल दे क्या? बोल ऐसे बिल्कुल यार, अरे आवाज बुलंद आदमी हो आप। हाँ, हम तो बस आपकी टांग खींच। तो आज हम सब बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉम्ब पे, है ना? एक्चुअली पहली बात तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है एटम बम और हाइड्रोजन बॉम्ब एक ही है, जबकि दोनों के प्रिंसिपल्स जो जिसपे वो वर्क करते हैं दोनों अलग हैं। एटम बॉम्ब वर्क करता है फ्यूजन पे और हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क करता है फ्यूजन पे। फ्यूजन मतलब तोड़ना, फ्यूजन मतलब जोड़ना। अब आप एक बात सोचो कि
लोग ना तोड़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और फ्यूजन बहुत जल्दी करा सकते हैं लोग, है ना। तोड़ना चीजों को बहुत आसान होता है, लेकिन यही अगर चीजों को जोड़ो तो शायद उसमें टाइम लगता है। इसी कारण फ्यूजन हमारा पहले हो गया था, है ना। एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट बहुत पहले हो गया था। फिर हुआ क्या कि एटॉमिक बॉम्ब चूंकि बहुत बड़े साइज का होता था, बहुत ज़्यादा यूरेनियम उसमें देना पड़ता था ताकि चेन रिएक्शन के लिए यूरेनियम रहे वहाँ पे, तो साइज में वो बहुत बड़ा होता था। अब इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स, फिर उसको ड्रॉप करना, बोला यार बॉम्ब छोटा नहीं हो सकता क्या। बोला एक तरीका है बॉम्ब को छोटा करने का, क्या। तो फ्यूजन से ना इसमें ज़्यादा एनर्जी मतलब रिलीज होती है फ्यूजन से। तो अगर हम फ्यूजन का यूज करके अगर कोई बॉम्ब बनाए तो हम साइज को छोटा कर सकते हैं। तो क्या कर सकते थे फ्यूजन के लिए, तो बोला कि हाइड्रोजन का फ्यूज कराते हैं, है ना। हाइड्रोजन को फ्यूज करा के हीलियम बनाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने फ्यूजन पे काम स्टार्ट किया कि बॉम्ब का साइज छोटा कर सके। अब हाइड्रोजन बॉम्ब दो टाइप के होते हैं, एक होता है 2 स्टेज, एक होता है 3 स्टेज। 2 स्टेज में क्या होता है, फ्यूजन को स्टार्ट कराने के लिए चूंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो पहले आपको फ्यूजन देकर ट्रिगर करवाना पड़ता है उस फ्यूजन को। ये हुआ 2 स्टेज। फर्स्ट फ्यूजन होगा, वहां से मिलियन में टेम्परेचर राइज होंगे और फिर वो फ्यूजन को स्टार्ट कर देगा, 2 हाइड्रोजन को फ्यूज कर देगा, बन जाएगा हीलियम। इसके बाद क्या होता है, एक जो 3 स्टेज बॉम्ब मैंने जो बोला, उसमें क्या होता है, अगर आपको और ज़्यादा तबाही मचानी है तो फ्यूजन के बाद तो आपने फ्यूजन कराया ही, उससे हीट रिलीज हुआ ही, उसके बाद आप फिर से यूरेनियम का एक बाहर से लेयर लगा दो। उससे क्या होगा, फिर से फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण जो न्यूक्लियर फॉल आउट होता है, जो न्यूक्लियर वेस्टेज निकलते हैं, जो रेडियो एक्टिव रेज निकालते हैं, वो और बहुत दूर तक स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो वो और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, जिसके कारण 3 स्टेज हाइड्रोजन बॉम्ब को हम लोग डर्टी बॉम्ब भी बोलते हैं, जबकि 2 स्टेज वाले को क्लीन बॉम्ब बोलते हैं, है ना। अब आपने एक टर्म सुना होगा टोकामक, है ना, कि फ्यूजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्फाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पहले चाहिए होता है, इतना अराउंड। तो लोगों को लगता है कि यार इतना एनर्जी तो हम पूरा कोयला जलाकर भी नहीं ला पाएंगे, है ना। तो कहाँ से शुरू देते होंगे, कैसे स्टार्ट करते होंगे फ्यूजन वो न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो होता क्या है कि पहले वो फ्यूजन कराते हैं रिएक्टर में, फ्यूजन से फिर जो टेम्परेचर राइज होता है 100 मिलियन के अराउंड जो भी है, उसके बाद वो फ्यूजन स्टार्ट होता है। अभी तक हम शायद 22 मिनट्स तक फ्यूजन को कन्फाइन कर पाए हैं, शायद चाइना के पास जो रिकॉर्ड है वो। अब आते हैं इसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि फ्यूजन में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हम लोग एज ए फ्यूल यूज करते हैं। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम मर्ज होकर के बनाता है लिथियम, इसीलिए इसे क्लीन फ्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका रेडियो एक्टिव नहीं होता है। आपको लिथियम मिलेगा मर्ज होकर के, हीलियम मिलेगा मर्ज होकर के, इस तरीके। इवन लिथियम ड्यूटेराइड जो होता है एक कंपाउंड है, वो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। आप ड्यूटेरियम और ट्राइटियम देखोगे तो वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं ला पाओगे एज अ फ्यूल। लिथियम ड्यूटेराइड क्या होता है, बहुत सॉलिड फॉर्म में पहली बात तो पाया जाता है, तो आप छोटे से स्पेस में ज़्यादा फ्यूल रख पाओगे। यहाँ से होता है रिएक्शन, लिथियम को आप मर्ज कराते हो, फ्यूज कराते हो, तो फिर आपका हीलियम बनता है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अब बात करते हैं कि इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस पर एक बार थोड़ा सा मुश्किल से 10-20 सेकंड लगेगा। इससे जो एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन से, वो समझो कि फ्यूजन के 4-5 टाइम्स होता है। लेकिन फ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज होती है, आप जो थर्मल न्यूक्लियर प्लांट देखते होंगे जिसमें कोयला का यूज करके हम लोग फिर वेपर से एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, उससे 100 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन में, और फ्यूजन से 4-5 टाइम्स ज़्यादा होती है फ्यूजन में। तो ये था, इसीलिए हम लोग फ्यूजन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो मतलब एनर्जी का स्कार्सिटी है वो पूरा हो सके। और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो अभी था कि हवा में शायद आग पकड़ सकती है कि नहीं, तो था क्या कि हाइड्रोजन फ्यूज करना आसान है। क्यों? क्योंकि इसके आप न्यूक्लियस पे देखोगे एक प्रोटॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन को आप इजीली फ्यूज कर पाओगे, कम एनर्जी चाहिए। बिल्कुल। हाइड्रोजन फ्यूज होकर बनता है हीलियम। अब हीलियम पहली बात तो स्टेबल हो जाता है, तो अगर हीलियम को फ्यूज कराना तो आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? हीलियम मान लो फ्यूज होकर बना, सपोज दैट बेरिलियम बनेगा, तो बेरिलियम को फिर फ्यूज कराने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। अब होता क्या है कि अगर एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, अगर 78% बेरिलियम होता या लिथियम होता, तो शायद जो फ्यूजन के बाद टेम्परेचर क्रिएट होता है
वो शायद लिथियम को फ्यूज कर देता। जो वो एटॉमिक स- फिजन के बाद जो टेम्परेचर हाँ, फ्यूजन के बाद या हाँ। फ्यूजन के बाद जो टेम्परेचर हाँ। होता है, हाँ। अगर एयर में सोचो 78% आपका बेरिलियम होता, लिथियम होता, तो शायद वो फ्यूज हो जाता। अभी भी शायद है कि मे भी वो फ्यूज कर जाता उतने टेम्परेचर से। लेकिन गैप इतना ज्यादा है ना कि हाइड्रोजन फ्यूज करके बनता है हीलियम और एयर में सीधे मिलता है नाइट्रोजन। तो हीलियम के बाद जो नाइट्रोजन का गैप है वो इतना ज्यादा एनर्जी आपको लाना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं था। तो इसके कारण उन्होंने बताया कि आग नहीं लग सकती। अगर यही एयर में 78% बेरिलियम होता मे भी आग लग जाती, है ना। तो सीधे आया सबसे पहले ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद देखा जाए ऑक्सीजन है सीधे, उसके बाद देखो तो आर्गन है सीधे। तो आर्गन को भी फ्यूज नहीं करा पाओगे, ना ही ऑक्सीजन को, ना ही नाइट्रोजन को। तो ये गेसिंग किया गया कि शायद फ्यूजन नहीं हो पाएगा एयर में, शायद। वो था ना 1 in a million, चांस तो है ना। तो उसके लिए फिर कोई बचता नहीं बताने के लिए कि वो 1 चांस क्या था। तो ये था सारा हाइड्रोजन बॉम्ब की स्टोरी। वाह। और चलो, तो अब अंकित साहब, हम थोड़ा इन्होंने एक टर्म बताया, डिवाइस का नाम बताया, टोकामक। हाँ, ये तो रशियन वर्ड है, उसका थोड़ा सा फंक्शन समझाता हूँ मैं। सोच के देखिए, आपको फ्यूजन करवाना है, हमने बात कर ली कि कितने मिलियन टेम्परेचर चाहिए। अब ऐसा कौन सा मटेरियल है जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर झेल जाए? तो कोई नहीं। हाँ, एक है, वैक्यूम। वैक्यूम है, सिर्फ एनर्जी निकलेगी रेडिएशन के फॉर्म में। तो हमने पहले समझ लिया था कि यार जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स लगता है, लेकिन कैसा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से हम मूविंग चार्ज में को घुमा सकते हैं। ये थ्योरी थी, सिंपल सी। अब हमने क्या किया, प्लाज्मा बनाया। मतलब कि प्लाज्मा आप सबको पता होगा, एक और स्टेट ऑफ मैटर है, जैसे लिक्विड, गैस, सॉलिड। प्लाज्मा मोस्टली क्या है, मिक्सचर है थोड़ा सा, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अंदर मोस्टली न्यूक्लियस बच जाएंगे। चार्ज मतलब कि वो भी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अलग अलग कर दिया। चार्ज पार्टिकल आ गए, उनको वेलोसिटी दे दो, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो, तो डोनट शेप में उनको घुमाओ। तो सो कॉल्ड इस फ्यूजन रिएक्टर को हम स्टेबल कैसे करते हैं? वैक्यूम के अंदर हम एक सूरज को हवा में टंगा देते हैं। टोकामाक जो डिवाइस है वो ऐसे काम करता है। तो ये चीजें हैं। एक और बहुत सिंपल डाउट आता है जो कि बहुत लोगों का होता है कि यार, थोड़ा सा बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आती कैसे। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, रिपेल करने चाहिए थे। मैंने वही आपको बताया कि एक डिस्टेंस के बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आ जाती है। लेकिन क्यों आ जाती है? सबका रीजन है ना, ग्रेविटी का रीजन आइंस्टाइन साहब देखे, स्पेस टाइम का कर्वेचर का इफेक्ट है ग्रेविटी। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? जब आप देख रहे हो यूनिवर्स क्या चाहता है, हमेशा मिनिमम एनर्जी स्टेट पे जाना। एनर्जी स्टेट मिनिमम मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी, सो कॉल्ड स्टोर्ड एनर्जी मिनिमम, यानी कि स्टेबल। अब वो देख रहा है यार, मैंने हीलियम में जब 4 वो मिलाए, हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिलाए, तो देखा जो अब इसका मास आ रहा है वो कम है एज कम्पेयर टू पुराना, मतलब कि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ये मास लॉस जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वही फॉर्म ले लेता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को झेल जाती है। ये है वो। तो ये सब कहानियां चल रही थी इसके अराउंड। ये वीडियो आई गेस बहुत लंबी भी हो गई है, इसके बाद चौथा पार्ट भी आएगा कॉन्सिक्वेंसेस पे। तो वो सारी चीजें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंडिंग नोट डॉक्टर साहब। हाँ, तो खैर अब तक की जर्नी में हमारा साथ निभाने के लिए थैंक यू वेरी मच। आगे के वीडियो में हम बात, जैसे इन्होंने कहा, कि कॉन्सिक्वेंसेस पे करेंगे कि एक्चुअली क्या था कि हम एक एस्पेक्ट बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे और दूसरे एस्पेक्ट के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, और जो हम बहुत ही जितने खराब कंडीशंस में जान पाए उसके बारे में बात होगी। और साथ ही साथ, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, सारा खेल एनर्जी का है। तो इस एनर्जी के और क्या क्या यूजेस होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। और हमारे अंकल बैन का डायलॉग वही मैं बोलना चाहूँगा, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनीवेज, धन्यवाद। जय हिंद।